वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। आज हम इकलौते 20th सेंचुरी पोएट जो पीजीटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनकी बात करने चल रहे हैं और उनका नाम है थॉमस स्टैंस एलियट, जिनको टी.एस. एलियट कहा जाता है। थॉमस स्टैंस एलियट, पॉपुलरली नोन एज टी.एस. एलियट। राइट, क्वेश्चन पेपर में देखे रहिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि टी.एस. एलियट का मिडिल नेम क्या है, तो एस का फुल फॉर्म क्या है। एस का फुल फॉर्म है स्टैंस, थॉमस स्टैंस एलियट। ये है टी.एस. एलियट और ये आपको प्लूरल में भी दिख रहा होगा, बट ये नाउन है इसलिए प्लूरल नहीं है, एस ऑलरेडी बिल्ट है। He was born on 26th September 1888. Born on September 26, 1888, 1888 वही साल है जब मैथ्यू अर्नल्ड की डेथ हुई थी। एक मैथ्यू अर्नल्ड जैसा ग्रेट क्रिटिक, ग्रेट पोएट और ग्रेट फिलोसोफर की डेथ के साल उतना ही बड़ा कह लीजिए एक और ग्रेट फिलोसोफर पैदा हुआ था और उसका नाम था टी.एस. एलियट। एंड कहाँ पैदा हुआ था? नॉट इन इंग्लैंड, बट टी.एस. एलियट वाज बॉर्न इन यूएसए। अमेरिका में पैदा हुआ था वो। राइट, अमेरिका में पैदा हुआ था। एक स्टेट का नाम कह लीजिए मिसूरी, सेंट लुइस में पैदा हुआ था। बॉर्न इन सेंट लुइस, मिसूरी, MISSOURI, यहाँ पर पैदा हुए थे और ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। एंड टी.एस. एलियट died in 1865 and the month was January and the date was 4th January. T.S. Eliot died on January 4th 1965 में। ये उनकी डेथ का साल है, ये उनकी डेथ की डेट है जनवरी 4th 1965 और ये उनकी बर्थ की डेट है। एंड टी.एस. एलियट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 20th century's major poets and he is central figure in English language modernist poetry. Central figure in English language modernist poetry means अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से टी.एस. एलियट was the ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। राइट, एलियट अमेरिका में पैदा हुए थे और बन गए इंग्लिश पोएट बिकॉज ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1914। सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ही केम टू इंग्लैंड। कब आए थे इंग्लैंड? कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। कब आए थे? ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1914, 1914 में एट द एज ऑफ 25। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ष की उम्र में टी.एस. एलियट आए थे, तो दैट वाज 25 ईयर्स। 25 साल की अवस्था में 1914 में टी.एस. एलियट अमेरिका से इंग्लैंड आ गए थे और यहीं पर आकर के सेटल भी हो गए। राइट, मैरी भी, शादी भी उन्होंने आकर के यहीं की और 1927 में in 1927 he became the British citizen, he became an English citizen। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सिटीजन कब बने, तो 1927 में ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई थी टी.एस. एलियट को 1927 में। मतलब अब अमेरिकन नहीं होकर के क्या हो गए थे? अमेरिकन ना होकर के ही बिकेम अ ब्रिटिश पोएट एट द एज ऑफ 39। तो 25 एज पर
he came to London, he came to England, and at the age of 39 he became a British citizen, right? और इतना ही नहीं, जब वो ब्रिटिश सिटीजन बने तो उनकी जो अमेरिकन सिटीजनशिप थी ये ऑटोमेटिकली चली गई, ऑटोमेटिकली गायब हो गई। ये इनके छोटी सी बायोग्राफी जो थी इनका, कमिंग टू लंदन, बॉर्न, बर्थ, डेथ और द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, इतनी बात हमने करा है। आइए वर्क्स पर उनके आते हैं, वन बाय वन उनके वर्क्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले टी.एस. एलियट ने पब्लिक का अटेंशन जिस पोएम से अपने खींचा था वो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। टी.एस. एलियट drew the attention of the public, पोइट्री ऑडियंस का अटेंशन उन्होंने अपने इसी पोएम से खींचा था। कब पब्लिश कराया था उन्होंने इस पोएम को? 1915 में, 1915 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, विच रिसीव्ड एज अ मॉडर्निस्ट पीस इसको कहा गया था। एंड it was followed by some of the best known poems in English language like the Wasteland, like the Burnt Norton, like the Hollow Man, like the Four Quartets, वो सब इसके बाद आई। और he was known for his 7 plays particularly, अभी एक एक का नाम भी आपको बताऊंगा, मर्डर इन कैथेड्रल, द एल्डर स्टेट्समैन, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, इन सब के लिए जो है बाद में तो फेमस हुए। और ही बिकेम अ पोएट, ही बिकेम अ ड्रामेटिस्ट एंड ही बिकेम अ क्रिटिक, फिलोसोफर तो थे ही। और इसलिए इन 1948 टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, राइट? कब? In 1948 he was awarded the Nobel Prize for Literature। लिटरेचर का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो उनको 1948 में मिला था। आपके सिलेबस में जितने लोग हैं उनमें किस किस को नोबेल प्राइज मिला था, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश राइटर्स में ये सबसे पहले हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके बाद आप अमेरिकन में जब आओगे तो अमेरिकन में अवार्ड नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है, वहाँ पर अमेरिकन में हेमिंगवे को मिला है, अमेरिकन में फॉकनर को मिला है, और किसको मिला है? गाल्सवर्दी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, बट वो टीजीटी के सिलेबस में है, पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। इन 1948 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। किस लिए मिला था? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोएट्री, राइट? किस लिए मिला था? पोएट्री के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। क्लियर? कब मिला था? 1948 में। तो आइए अब हम बात करते हैं उनके एक और चीज़ की, जो है उनकी टीचिंग, राइट? एक्चुअली टीचिंग से पहले बात अर्ली लाइफ और एजुकेशन की कर लेते हैं, उनके फादर की भी बात कर लेते हैं, मदर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सच क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन यूपी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जो टी.एस. एलियट थे, एलियट की जो पूरी फैमिली थी, जिनको आप एलियट्स भी कह सकते हो, दे वर अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली, राइट? अब देखिए वहाँ पर भी ब्राह्मण होते हैं, बोस्टन के थे, ब्राह्मण की फैमिली थे, और जिनका रूट एक्चुअली कहाँ पे था? इन इंग्लैंड एंड इन न्यू इंग्लैंड। एलियट के जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे उनका नाम था विलियम ग्रीनलीफ एलियट। विलियम ग्रीनलीफ एलियट, ये टी.एस. एलियट के ग्रैंडफादर का नाम था, और वो सेंट लुइस जो है मिसूरी में आकर के सेटल हो गए थे, और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक चर्च इस्टेब्लिश किया था, यूनिटारियन चर्च। उनके किसने? उनके जो है ग्रैंडफादर ने आकर के। टी.एस. एलियट के जो फादर थे उनका नाम था हेनरी वेयर एलियट। ये टी.एस. एलियट के फादर का नाम था, फादर टू टी.एस. एलियट, राइट? टी.एस. एलियट के ये फादर का नाम है। ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट,
एंड ट्रेजरर ऑफ अ ब्रिक कंपनी, राइट, उसके ट्रेजरर थे, उसके प्रेसिडेंट भी थे, राइट, नोन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एज टॉम, ही वॉज द नेम शेक ऑफ हिज ग्रैंडमदर थॉमस स्टैंड्स, राइट, जो उनके ग्रैंडफादर के ही नेम से थे, और टी.एस. एलियट को अपने दोस्तों के बीच में टॉम कहा जाता था, टॉम के नाम से भी वो जाने जाते थे। एलियट का जो चाइल्डहुड इन्फैचुएशन था, जो उनके बचपन की ही मोहब्बत थी, किस चीज़ से, लिटरेचर से, उसको कैन बी ascribed इन टू सेवरल फैक्टर्स। क्यों थी? फर्स्ट, ही हैड टू ओवरकम फिजिकल लिमिटेशंस एज अ चाइल्ड, बचपन में ही उनकी फिजिकल लिमिटेशंस थी और उनको हार्निया हो गया था। हार्निया की वजह से ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन मेनी फिजिकल एक्टिविटीज़, और जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे तो घर पर ही रहते थे, और जब घर पर ही रहते थे देन ही वाज कंपेल्ड टू रीड, तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते थे, और इससे वो अपने आप को एक तरफ सेक्लूड कर लिए, मतलब उनका सोशलाइजेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल वीकनेस, जितना कि उनका होना चाहिए था। और जब वो घर में ही रहे तो रीडिंग की वजह से उनका लिटरेचर से इन्फैचुएशन हो गया, लिटरेचर से उनकी मोहब्बत हो गई। दूसरा कारण ये था कि ही वॉज ऑफन आइसोलेटेड, तो हिज लव फॉर लिटरेचर डेवलप्ड ऑटोमेटिकली वंस ही लर्न टू रीड। The young boy immediately became obsessed किससे हो गया? With books। लिटरेचर का मैन obsessed किससे हो सकता है? The young boy became obsessed with books, obsessed with classical literature and obsessed with a number of more poetic and dramatic books। उनसे obsession, and he read a lot, he read extensively, and that extensive reading जो है उनके पोइट्री में रिफ्लेक्ट करती है, खास करके उनके लव सॉन्ग ऑफ दी अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में और उनके द वेस्ट लैंड में जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं फ्रॉम क्लासिकल टू द मॉडर्न डे, वो उनकी एक्सटेंसिव रीडिंग का ही कमाल था, एक्सटेंसिव रीडिंग का ही फल था। सेकेंड जो बात थी, एलियट क्रेडिटेड हिज होम टाउन विथ फ्यूलिंग हिज लिटरेरी विजन। एलियट का ये भी कहना है कि जो उनका होम टाउन है उससे भी उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली था एक लिटरेरी बीइंग बनने के लिए, राइट। इट इज खुद वो लिखते हैं, इट इज सेल्फ एविडेंट दैट सेंट लुइस अफेक्टेड मी मोर डीपली दैन एनी अदर एनवायरनमेंट हैज एवर डन। तो उसका जो फर्क पड़ा, और आगे उन्होंने लिखा है कि आई फील दैट देयर इज समथिंग इन हैविंग passed one's childhood beside the big river which is incommunicable to those people who have not. I consider myself fortunate to have been born there rather than in Boston or New York or London, right। ये उन्होंने खुद कहा है कि जहाँ पर पैदा हुए थे उन्होंने उस जगह ने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और ही कंसीडर्स हिमसेल्फ लकी कि वो लंदन में नहीं पैदा हुए, वो न्यूयॉर्क में नहीं पैदा हुए, वो बोस्टन में नहीं पैदा हुए, बट कहाँ पैदा हुए? सेंट लुइस में। और इसने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है जिससे वो लिटरेचर बने। 1898 से लेकर के और 1905 तक एलियट ने एक स्कूल जो था, नाम था उसका स्मिथ एकेडमी, उसको अटेंड किया, एंड वहाँ पर क्या था, द बॉयज़ कॉलेज जो है एक प्रिपरेटरी डिवीज़न था वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का, वेयर हिज स्टडीज़ इंक्लूडेड लैटिन, एंशिएंट ग्रीक, फ्रेंच एंड जर्मन। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस स्मिथ एकेडमी में पढ़ा, और ही बिगैन टू राइट, लिखना उन्होंने कब शुरू किया? He began to write poetry when he was under 14, 14 साल से भी कम थे, उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। और कैसे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड का ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा था, और एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने उमर खयाम की एक बुक थी उसका ट्रांसलेशन किया था, नाम था रुबैयत ऑफ उमर खयाम, और विक्टोरियन एज में ही जो है उन्होंने किया था। तो उनको इन्होंने पढ़ा और उनसे इंस्पायर होकर के 14 साल से कम उम्र में ही टी.एस. एलियट पोएट बन गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, राइट। उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि द रिजल्ट्स वर ग्लूमी एंड डिसअपीयरिंग एंड ही डिस्ट्रॉयड देम।
हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम की अगर हम बात करें कि टी.एस. एलियट की पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी, उसका नाम था अ फेबल फॉर फीस्टर्स। अ फेबल फॉर फीस्टर्स, अ फेबल फॉर फीस्टर्स, ये उनकी पहली पोएम थी। वॉज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज एंड वॉज पब्लिश्ड इन स्मिथ एकेडमीज रिकॉर्ड इन February 1905। स्कूल की एक्सरसाइज करने के लिए मिला था और उन्होंने इस पोएम को लिखा और स्मिथ एकेडमी का जो जर्नल आता था स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड, उसी में ये सबसे पहले 1905 में पब्लिश हुई। Also published there in April 1905 was his oldest surviving poem in manuscript, an untitled lyric, जिसको उन्होंने बाद में रिवाइज किया और फिर प्रिंट कराया एक अगले नाम से, और उसका नाम था जो है सॉन्ग, और वो सॉन्ग पब्लिश हुआ था एक मैगजीन जिसका नाम था हार्वर्ड एडवोकेट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मैगजीन थी, उसी में उनकी जो है पोएम सॉन्ग पब्लिश हुई थी। तो ये फर्स्ट हो गई। सेम ईयर एक और पोएम उन्होंने लिखा सॉन्ग। शुरुआत में इसकी कोई टाइटल नहीं थी, लेकिन जब ये छपी तो इसकी एक टाइटल थी। और ये कहाँ छपी थी? ये तो स्मिथ एकेडमी के मैगजीन में छपी थी और ये छपी थी द हार्वर्ड एडवोकेट में। ये द हार्वर्ड एडवोकेट में छपी थी 1905 में ही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक मैगजीन थी और उसी में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, और 1905 में उनकी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी आई थी। और शॉर्ट स्टोरीज में एक स्टोरी थी बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे, ये उनकी पोएम है। एक पोएम है अ टेल ऑफ वेल, अ टेल ऑफ अ वेल, अ टेल ऑफ अ वेल। एक स्टोरी है द मैन हु वॉज किंग, द मैन हु वॉज किंग। ये सब शॉर्ट स्टोरीज थी टी.एस. एलियट की। और ये जो लास्ट की स्टोरी है द मैन हु वॉज अ किंग, इट रिफ्लेक्ट्स हिज ओन एक्सप्लोरेशन ऑफ द of a village, right? While visiting the 1904 World's Fair of St. Louis. एलियट जिंदगी के अपने पहले 16 साल सेंट लुइस मसूरी में रहे फॉर द फर्स्ट 16 years ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उसके बाद जो है कहाँ चले गए? आफ्टर गोइंग अवे टू स्कूल इन 1905, वो जब कभी फेस्टिवल्स के दौरान या वैकेशन के दौरान ही सेंट लुइस आया करते थे, कभी आए नहीं। लेकिन सेंट लुइस की जो मेमोरीज थी वो उनके दिमाग में परमानेंटली फिट हो गई, और जब परमानेंटली फिट हो गई फिर तो हमेशा उसी को एडमायर करते रहे, उसी को अप्रिशिएट करते रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद एलियट एक दूसरे एकेडमी में गए मैसाचुसेट्स में, जिसका नाम था मिल्टन एकेडमी। मिल्टन एकेडमी मैसाचुसेट्स में थी, वहाँ वो गए और एक साल फिर जो है प्रिपरेटरी स्कूल में, प्रिपरेटरी ईयर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर बिताया। और वहीं पर एक व्यक्ति से वो मिले थे जिसका नाम था स्कोफील्ड थायर। क्या नाम था? THAYER, स्कोफील्ड थायर। स्कोफील्ड थायर एक मैगजीन थी, अमेरिका से आती थी, द डायल, और इसका एडिटर हुआ करता था। और इसी एडिटर ने इनकी पोयम द वेस्टलैंड को छापा था, राइट? इसी ने इनकी पोयम द वेस्टलैंड को छापा। और ये मुलाकात कहाँ हुई थी उनकी? मिल्टन एकेडमी में, जब वो गए थे अपने ग्रेजुएशन करने के बाद। और फिर हार्वर्ड कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया
1906 से 1909 तक, और वहाँ पर इनको बीए की डिग्री मिली। और किस में मिली? इन एन इलेक्टिव प्रोग्राम, राइट, इलेक्टिव प्रोग्राम जिसको जो है कंपैरेटिव लिटरेचर आप कह सकते हो, उसी में इनको बीए की डिग्री मिल गई थी, राइट। और उसके बाद 1909 में जो है एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया इंग्लिश लिटरेचर में। उसके अगले साल, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में ये एमए थे आपकी तरह। बिकॉज ऑफ हिज ईयर एट मिल्टन एकेडमी, Eliot was allowed to earn his Bachelor of Arts after 3 years instead of the usual 4, right? 4 साल में सबको मिलता है, लेकिन इनको 3 साल में ही डिग्री मिल गई थी। ठीक है, आइए अब उनके हम पोयम की बात करते हैं। और पोयम में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली पोयम जो है उनकी, वो बात करेंगे हम, जो बात करने वाली है, जिस पर आप फोकस करोगे, जो आपके पेपर में आने वाली है, उस पोयम का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, राइट, जो हमने सबसे ऊपर पहले लिखा था। आइए थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। बाकी जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, कोई भी पॉइंट्स कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए ऑलवेज बी अलर्ट, राइट, सबको आपको याद रखिएगा। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को जनरली प्रूफ्रॉक कहा जाता है। 1915 में पब्लिश हुई थी ये पोयम, और 1917 में एक वॉल्यूम आया था पोइट्री का, जिसका नाम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। 1917 में आया था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, वो अभी उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये पोयम जो है कब पब्लिश हुई थी? 1915 में, और ये एलियट की फर्स्ट प्रोफेशनल पोयम थी। अब अगर ये पूछा जाए कि ये पोयम उन्होंने लिखा कब था, तो द पोयम वाज रिटन अराउंड 1910, 1910 के आसपास उन्होंने इस पोयम को लिखा, और 1915 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। और किस मैगजीन में पब्लिश कराया था? एक मैगजीन थी, नाम था पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स। पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स, ये एक मैगजीन का नाम था। और टी.एस. एलियट की पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इसी में पब्लिश हुई थी। वो पब्लिश नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन एक इनके फ्रेंड थे, नाम था एजरा पाउंड, और एजरा पाउंड के इंस्टिगेशन पर उन्होंने इस पोयम को पब्लिश कराया था इसमें, राइट। इट वाज लेटर प्रिंटेड एज अ पार्ट ऑफ 12 पोयम पैम्फलेट, और जिसका नाम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917 में आई थी। इसमें टोटल 12 पोएम्स थी, और उस 12 में एक थी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी। मतलब पहले वो मैगजीन में छपी, और उसके बाद वो बुक फॉर्म में जब छपी, तो ये बुक का नाम था द लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917 में, राइट। और जब पोयम छपी, इसके पब्लिकेशन के समय पर जो है प्रूफ्रॉक वॉज कंसीडर्ड एन आउटलैंडिश, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं कहा जाता। अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, और ऐसा भी आप कह सकते हो कि ये मॉडर्न पोएट्स में पहली पोयम थी जिसने एक अपना अलग से नेचर, अपना एक अलग से स्टाइल इस्टेब्लिश किया था। स्टाइल की बात की जाए तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है, ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है एक इंटीरियर मोनोलॉग है, राइट। अब इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? एक पोयम और वर्ड्सवर्थ की है, टिंटेड एबी। टिंटेड एबी भी इंटीरियर मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है
एक व्यक्ति का भाषण, एक व्यक्ति की स्पीच होती है मोनोलॉग। इंटीरियर का मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जब वो अपने दिल की बात बता रहा होता है, इंटीरियर चीज़ें बताए तो वो इंटीरियर मोनोलॉग होता है और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आधारित होता है, राइट। तो द पोएम्स स्ट्रक्चर वाज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एलियट्स एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ दांते। और टी.एस. एलियट ने तो अपने एक क्रिटिकल बुक में, ऐसे में ये भी कहा था कि आप दुनिया को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। अगर ये दुनिया है तो ये दो पार्ट इसके हो सकते हैं। ये एक पार्ट जो है वो दांते का है और दूसरा पार्ट जो है वो शेक्सपियर का है और तीसरे का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। दांते और शेक्सपियर ही हैं जो दुनिया को रूल कर रहे हैं। टी.एस. एलियट ने दोनों को खूब पढ़ रखा था। शेक्सपियर को तो उन्होंने कई जगह पर कोट भी किया है और दांते को भी। दांते की जो बुक थी उसका नाम आप जानते होंगे, क्या नाम था उनके बुक का? दांते के बुक का नाम था डिवाइन कमेडिया, राइट। यही नाम था ना दांते के बुक का, डिवाइन कमेडी। डिवाइन कमेडी 3 लाइन की स्टेंजा फॉर्म में लिखी थी जिसको टर्जा राइमा कहा जाता है। टोटल 3 पार्ट्स थे बुक के। एक का नाम था सबसे पहले इन्फर्नो, दूसरे का नाम परगेटेरियो, तीसरे का नाम पैराडिजो और सब में 33 कैंटोज थे। बट टोटल कैंटोज लास्ट में जाकर के इंक्लूडिंग प्रोलॉग 100 हो गए थे। उन्हीं टर्जा राइमा से प्रभावित हैं टी.एस. एलियट भी, राइट। और टी.एस. एलियट दांते से तो प्रभावित हैं, टी.एस. एलियट बाइबल से भी बहुत प्रभावित हैं और शेक्सपियर से भी। इसलिए उन्होंने इस पोएम के लिए सबको यूज कर लिया है। इसलिए आपको बताया कि द पोएम वाज एक्सटेंसिवली या हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एलियट्स एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ दांते एंड मेक्स सेवरल रेफरेंसेस टू द बाइबल एंड अदर लिटरेरी वर्क्स। खास करके विलियम शेक्सपियर के उन्होंने 3 प्ले को यहाँ पर कोट किया है। कौन कौन सा प्ले है? एक है हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ट्वेल्थ नाइट और हैमलेट। 3 वर्क के शेक्सपियर को यहाँ पर कोट किया है टी.एस. एलियट ने। हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ट्वेल्थ नाइट और उसके बाद हैमलेट। अब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि विच प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट रिफर्ड इन टी.एस. एलियट्स प्रूफ रॉक पोएम। तो ये दीज आर द 3 प्लेस जिनका जिक्र है। फोर्थ कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आप देखिएगा वहां पर कि क्या आंसर बनता है। इनको उन्होंने रिफर किया। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स में एक पोएट है एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल को उन्होंने रिफर किया, बाइबल को उन्होंने रिफर किया। दांते से तो पूरी तरीके से प्रभावित थे ही। और इनके अलावा 19वीं शताब्दी में फ्रांस में एक मूवमेंट चला था जिसको फ्रेंच सिंबोलिज्म कहा जाता है, राइट। और उस सिंबोलिज्म से भी बहुत इंस्पायर थे, उन्होंने उस पर भी अपनी पोएट्री बेस किया था। एलियट नरेट्स द पोएम फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम को नरेट करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टर्म है जिसको क्वाइन किया था किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी एक बुक थी, नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये इनके बुक का नाम था। 1890 में ये बुक प्रकाशित हुई थी
और इसी में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? द करेंट ऑफ माइंड या द फ्लो ऑफ माइंड, माइंड का पूरा फ्लो विदाउट स्टॉपेज जब चलता रहे उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कॉन्शियस का मतलब माइंड, स्ट्रीम का मतलब करंट, धारा। जब माइंड का फ्लो लगातार एक डायरेक्शन में चलता रहे उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और मॉडर्न एज में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे नॉवेल लिखा था, खास करके डोरोथी रिचर्डसन और इनके भाई जो थे विलियम जेम्स के, हेनरी जेम्स और जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इन लोगों की नॉवेल्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में है। और यहाँ पर जो है टी.एस. एलियट का जो करेक्टर है प्रूफ्रॉग, वो भी ही स्पीक्स हिज ओन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको बोलता है और उसी में ये पोयम लिखी गई थी। और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बता रहा होता है और फ्रस्ट्रेशन के वजह से इस पोयम को क्या कहा जाता है? इस पोयम को अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश कहा जाता है। अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश। इस पोयम को अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश कहा जाता है। क्लियर? ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है। एक अर्बन मैन की बात करता है जो कि आइसोलेशन की फीलिंग से परेशान है और अपनी इनकैपेसिटी टू टेक डिसीजन, जो डिसीजन नहीं ले पाता वो उसकी समस्या है। और इसलिए बोलता भी है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं हैमलेट नहीं हूँ। हैमलेट इज नोन फॉर हिज इनडिसाइसिवनेस, और इसका भी करेक्टर वही है, बट बचता है उन चीज से और कहता है कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, इट मीन्स ही हैज सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ जो है हैमलेट, कुछ न कुछ उसमें जो है बात जरूर है, इसलिए उसका नाम भी जपता रहता है। राइट? और जो पोएम है इट एपिटोमाइज फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न इंडिविजुअल एंड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट थॉटेड डिजायर्स एंड मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट। वर्ल्ड वार से जो डिसइल्यूजनमेंट पैदा हुआ है, ये जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी एक तरफ से पुरानी चीज़ों को छोड़ रही है, नए को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, बीच में ही लिंगर ऑन कर रही है। तो प्रूफ्रॉग लाइक जो कैरेक्टर्स हैं दे आर टोटली कंफ्यूज्ड, उनको कहाँ जाना है? दे आर अनेबल टू डिस्क्राइब, दे आर अनेबल टू डिफाइन। और प्रूफ्रॉग एक ऐसी पोएम है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉइसेस इन मॉडर्न लिटरेचर, इसको कहा जाता है। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। पोएम में एक एपिग्राफ भी है। एपिग्राफ के बारे में जान लीजिए कि वो एपिग्राफ उन्होंने कहाँ से लिया है। एपिग्राफ मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो दांते से बहुत प्रभावित हैं, तो दांते के डिवाइन कॉमेडी का एक सेक्शन है परगटेरियो, वहीं से उन्होंने एपिग्राफ को लिया है। एक्चुअली एपिग्राफ भी दो है, इनिशियल वर्जन में दूसरा था, फाइनल वर्जन में दूसरा है, बट दोनों ही उन्होंने इन्फा जो है परगटेरियो से ही लिया है, जो कि दांते की पोएम है। बस इतनी बात इस पोएम से आप जान लीजिए। और वैसे ही पोएम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लाइंस भी पूछी जाती हैं, इसलिए आप लाइंस के लिए एक चीज़ करेक्शन करना चाहूँगा। पहले इन्होंने परगटेरियो से सोचा था कि जो है लेंगे एपिग्राफ, लेकिन उन्होंने बाद में बदल दिया और बाद में परगटेरियो से ना लेकर के इन्फर्नो से लिया था, जबकि दोनों ही इन्फर्नो और परगटेरियो दांते के डिवाइन कॉमेडिया के ही पार्ट हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट पोएम पर आते हैं टी.एस. एलियट के, और जो उनकी नेक्स्ट पोएम और ऑफ सम सब्सटेंस है उस पोएम का नाम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड एक पोएम है टी.एस. एलियट की, जिसको 20th सेंचुरी का आप न्यूक्लियर बम कह सकते हो इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। 1922 में ये उनका वर्क पब्लिश हुआ था। 1922 में
इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था। टी.एस. एलियट की एक मैगजीन आना शुरू हुई थी और उस मैगजीन का नाम था द क्राइटेरियन। द क्राइटेरियन अगर पेपर में आ जाएगा कि किसकी मैगजीन थी तो टी.एस. एलियट की मैगजीन थी और द क्राइटेरियन के पहले ही वॉल्यूम में ये पोयम छपी थी। और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक और नाम बताया था जिससे मुलाकात हुई थी टी.एस. एलियट की मिल्टन एकेडमी में। वो जो द डायल मैगजीन का एडिटर था, नाम आपको याद होगा। और अगर आप भूल गए हों तो आप वीडियो यहाँ पर रोकिएगा, फिर पीछे जाइएगा और पीछे जा कर के फिर से उसका नाम सुनिएगा और फिर आइएगा यहाँ पर। राइट, द डायल एक अमेरिकन मैगजीन थी। इंग्लैंड में पोयम द क्राइटेरियन में छपी थी और अमेरिका में पोयम द डायल में छपी थी। दो कंट्री में दो अलग अलग मैगजीन में पोयम छपी थी। और वैसे तो पोयम बहुत लंबी लिखा था इन्होंने, लेकिन जो 1922 का वर्जन आया, इस पोयम में टोटल 434 लाइन्स हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। 434 लाइन्स हैं जो 1922 की पोयम थी। और इस पोयम को एडिट किसने किया था? जो इनके फ्रेंड थे जिनका नाम था एजरा पाउंड। एजरा पाउंड भी अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे। उन्होंने इसको खूब एडिट किया और एडिट करने के बाद 434 लाइन पर पहुंचा दिया था इस पोयम को। राइट, जो क्राइटेरियन और डायल में छपी थी। क्लियर? और पोयम तो बहुत सारे चीज़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इंस्पिरेशन कहाँ से थी टी.एस. एलियट को, जो रिसोर्स कहाँ से था। वो एक नाम आपने सुना होगा होली ग्रेल का। सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना है तो आज गूगल करिएगा होली ग्रेल क्या होता है। वैसे थोड़ा सा बता दूं आपको कि होली ग्रेल एक पॉट होता है, एक अर्न होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जीसस ने अपने लास्ट टाइम में उसी ग्रेल से ही पॉइजन लिया था, वो होली ग्रेल है। राइट, तो एलियट्स पोयम कंबाइंस द लीजेंड ऑफ होली ग्रेल एंड द फिशर किंग। राइट, फिशर किंग और होली ग्रेल दो के लीजेंड को उन्होंने कंबाइन किया था अपनी इस पोयम में। नाम दोनों का जान लीजिए, होली ग्रेल और फिशर किंग। आप जो है इन दोनों का नाम गूगल पर सर्च करेंगे, ये आपका होमवर्क है, जिससे उनकी पोयम जो है इंस्पायर्ड थी। राइट, एलियट implies many literary and cultural allusions from the western canon। फिर एक बार टी.एस. एलियट इस पोयम में किस लिए जाने जाते हैं? हर चीज को उधार लेने के लिए। क्लियर? कहाँ कहाँ से उन्होंने यहाँ पर लिटरेरी चोरी की है? वो है दांते की डिवाइन कॉमेडी से लेकर के, शेक्सपियर से लेकर के, बुद्धिज्म से लेकर के हिंदू उपनिषद तक। मतलब इस पोयम में ही नॉट ओनली टॉक्स अबाउट क्रिश्चियनिटी बट ही आल्सो टॉक्स अबाउट बुद्धिज्म, ही आल्सो टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म। राइट, उन सब की बात करते हैं। होली ग्रेल से लेकर के फिश जो है फिश लिजेंड से, फिशर किंग से लेकर के और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहाँ तक की बात करते हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से शुरू करते हैं और शांति ही शांति, शांति पर पोयम को एंड करते हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोयम और शांति ही शांति, शांति इज द एंडिंग लाइन ऑफ द पोयम। मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक उसको उन्होंने खींचा है, कहाँ तक ले गए हैं। इसीलिए आपको कहा कि दांते तो उनके बॉस ही हैं, शेक्सपियर तो उनके बॉस ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो इंडिया भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रिवर गंगा की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं और उपनिषदों की बात करते हैं। राइट, द पोयम शिफ्ट्स बिटवीन वॉइसेस ऑफ सटायर एंड प्रोफेसी। दोनों को जो है इकट्ठा किया, सटायर और प्रोफेसी, फीचरिंग एब्रप्ट एंड अनअनाउंस्ड चेंजेस ऑफ स्पीकर, लोकेशन एंड टाइम। मतलब कुछ भी क्लियर कट नहीं है, सारे ट्रेडिशन को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए थे और दैट अम्ब्रेला जो था वो था द वेस्ट लैंड, जिसका नाम है
द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन में पोएम डिवाइड है और अक्सर पेपर में सेक्शन का नाम पूछ लेता है और यूजीसी में खैर तो कई बार जो है सीक्वेंस पूछा है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। तो सेक्शन आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो फर्स्ट सेक्शन है द वेस्टलैंड का, उसका नाम है द बरियल ऑफ द डेड। The burial of the dead. This is the first section of the poem, जहां से लाइन शुरू होती है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। सेकेंड सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस। चेस का एक गेम, अ गेम ऑफ चेस सेकेंड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन। थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन। फोर्थ सेक्शन जो है पोएम का, उसका नाम है डेथ बाय वाटर। फोर्थ सेक्शन है डेथ बाय वाटर। और जो लास्ट सेक्शन है उसका नाम है व्हाट द थंडर सेड। पहला सेक्शन द बरियल ऑफ डेड, दूसरा सेक्शन अ गेम ऑफ चेस, तीसरा अ फायर सरमन, चौथा डेथ बाय वाटर और पांचवा व्हाट द थंडर सेड। दीज आर द 5 सेक्शंस ऑफ द पोएम। कौन सा सेक्शन? ये जो है ऐसा जो टी.एस. एलियट के पोएम का जो सेक्शन है, 5 पार्ट है इसके। द फायर सरमन थर्ड है, फोर्थ सेक्शन है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड। और व्हाट द थंडर सेड जो है वो कंक्लूड्स विद एन इमेज ऑफ जजमेंट, वहीं पर जाकर के खत्म हो जाता है। राइट, तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे द वेस्टलैंड के। और एमए में आप सब ने द वेस्टलैंड पढ़ा होगा। राइट, सब ने पढ़ा है, बट फिर भी उस पढ़े से आपका काम नहीं चला है, इसलिए आप यहाँ पर फिर से आए हो। क्लियर? इस पोएम से एक बार पीजीटी में करेक्टर का भी नाम पूछ लिया था कि ये करेक्टर किस में अपीयर करता है, तो आपको इसके लिए एक बार फिर से पोएम को पढ़ना पड़ेगा, फिर से पोएम में आपको एक बार जाना पड़ेगा। क्लियर? आइए थोड़ी सी बात अगर हम करें कि सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको सोर्सेज में बताई कि होमर, सोफोक्लिस, पेट्रोनिस, वर्जिल, सेंट ऑगस्टीन, दांते एलिगरी, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, गेरार्ड मैरवेल, टॉमस किड, जेफरी चॉशर, टॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जोसेफ कॉनरेड, जॉन मिल्टन, एंड्रू मार्वेल, चार्ल्स बॉडलियर, रिचर्ड वैगनर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, हरमन हीस, एल्डस हक्सली, पॉल वेल्डन, वाल्ट विटमैन, ब्रैम स्टोकर, किसी को नहीं छोड़ा है जिसका भी आप नाम जानते हो। सबको उन्होंने इस पोएम में रेफरेंस के लिए कोट किया है। और इतना ही नहीं, एलियट आल्सो मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्क्रिप्चरल राइटिंग्स इंक्लूडिंग द बाइबल, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर एंड द हिंदू जो है बृहदारण्यक उपनिषद एंड बुद्धाज फायर सरमन। इन सब को इन्होंने इकट्ठा किया है। Right, Buddha's fire sermon and of cultural anthropological studies such as James Fraser's The Golden Bough, J.C. Wilson's From Ritual to Romance, particularly its study of Westland motif in Celtic mythology. राइट, अब आप सोच रहे हो इतना सर क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप इतना समझिए भी नहीं। आपको जितना समझा दिया है आप इतना समझिएगा, इतना ही आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनना है, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनना है। हाँ, कुछ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको जो है राइटिंग में, रिटन में आपको जो PDF मिलेगा आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? द वेस्टलैंड के बारे में फ़िलहाल आपके लिए इतना ही चीज़ें हैं, बाकी जो है रिटन में मिलेगा, आप वहाँ से चेक करिएगा कि टैरो कार्ड, बृहदारण्यक, 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो चीज़ है यहाँ पर उन्होंने 3 बार लास्ट वाले सेक्शन में यूज़ किया है टर्म्स को डा डा डा। एक तो इन तीनों डा 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 की मीनिंग सर्च कर लीजिएगा कि तीनों डा 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 का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डा डा डा? राइट, किसके लिए उन्होंने इसे यूज किया है और
जो लास्ट लाइन है वो है कौन सी? शांति 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 शांति। ये उन्होंने लिया कहाँ से है? राइट, आप गूगल पर डाल दीजिएगा डा डा डा, तो भी आपको उसकी मीनिंग तीनों की पता चल जाएगी कि जो है टी.एस. एलियट ने डा 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 की मीनिंग क्या बताया। खैर मेरी तो ड्यूटी ये बताना, तो लगे हाथ मैं तो बता ही देता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको और ज़्यादा डा 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 के बारे में जानना है तो आप वहाँ जा कर के इसको जान सकते हैं। राइट, शांति 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 की जहाँ तक बात है तो ये उन्होंने कहाँ से लिया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक, ये बृहदारण्यक उपनिषद से इन्होंने लिया है। तीन चीज आपको बताया जो जनरली कोट क्या है स्क्रिप्चर्स को, तो बृहदारण्यक उपनिषद हो गया जो हिंदू माइथोलॉजी का है, जो हिंदू माइथोलॉजी का है, और फिर फायर सरमन है, फायर सरमन है जो कहाँ से है? जो बुद्धिज्म से है, बुद्धिज्म से है। दा 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 का मतलब क्या होता है? जो पहला दा है उसका मतलब होता है रिस्ट्रेन योरसेल्फ। रिस्ट्रेन योरसेल्फ का मतलब आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। दूसरे दा का मतलब है गिव, और तीसरे दा का मतलब है कंपैशनेट। टू रिस्ट्रेन, टू गिव एंड टू बी कंपैशनेट। लिख देता हूं, तो बोर्ड छोटा सा है, जल्दी से भर जाता है ना। डा डा डा, दैट इज फर्स्ट डा इज टू रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। दूसरे डा का मतलब टू गिव, और तीसरे डा का मतलब है टू बी कंपैशनेट, टू बी कंपैशनेट मतलब है कंपैशन। वन शुड प्रैक्टिस दिस सेम ट्राइड सेल्फ रिस्ट्रेंट, गिविंग एंड पैशन। इसकी प्रैक्टिस की बात उन्होंने किया है। द डिवाइन वॉइस है ये, डा 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 इज कंसीडर्ड फर्दर, जो है अलग अलग जगह पर बहुत सारी बात की गई है, उसको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। द वॉइस ऑफ थंडर इज ऑल्सो कंसीडर्ड मोर ब्रॉडली बियॉन्ड द उपनिषद लेसन्स। क्लियर, तो ये भी जो है उपनिषद से ही इसको भी लिया गया है। क्लियर, तो ये वेस्टलैंड के बारे में इतनी बातें हो गई हैं। क्लियर, अकॉर्डिंग टू, अब हम अगर अलग अलग बात करें, खैर छोड़िए, इस पोएम में जो है बहुत सारी पैरोडी भी किया है टी.एस. एलियट ने, और मुझे तो लगता है कि पूरी पोएम ही पैरोडी है, और इसीलिए पोएम का नाम ही है द वेस्टलैंड। पैरोडीज ऑफ दिस पोएम हैव आल्सो स्प्रंग अप, जो है बहुत सारी पैरोडी का मतलब बाद में इसकी कॉपी करके बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उस पर हमको आपको फोकस नहीं करना है, उसको हमको आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। क्लियर, तो ये वीडियो टी.एस. एलियट के बायोग्राफी और उनकी दो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम्स द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग एंड द वेस्टलैंड को कवर करती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो टी.एस. एलियट के 4 क्वार्टेट्स और उसके अलावा जो और उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं लाइक द हॉलो मैन, लाइक द ज़ेरोनसन या लाइक द हिप्पोपोटामस, इनको कवर करने वाली वीडियो मिलेगी। और फिर हम बात करेंगे टी.एस. एलियट के क्रिटिसिज्म की और उनके प्लेस की। क्लियर, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, यू विल बी गेटिंग वेरी सून। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।